मैंने वो गुप्ते की छत पे अभी एक लड़की देखी। तो इसमें बोलने का क्या है? हाँ, अरे वो ताई, वो लड़की मुझे देख के डर गई। तेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी डर जाएगा। अरे ताई मजाक छोड़ना। अरे वो लड़की पहले से ही डरी थी और मुझे देख के तो वो और भी घबरा गई। अरे ताई वो लड़की किधर से आई लड़की? उस गुप्ते के घर में ना उसकी माँ बीवी को छोड़ के और कोई नहीं रहता। कहाँ से आएगी लड़की? अरे ताई आज शपथ मैंने वो लड़की देखी वहाँ पर। अच्छा, आई सुनना। अरे ताई काय झालं? आई, तेरे बेटे को ना लड़की दिख रही है। खुली आंखों में ना सपने देख रहा है ये। इसकी ना शादी करा दे। अच्छा, शादी? सातवीं तो तेरे से क्लियर हुई नहीं। शादी करने की सोच रहा है। सबके सब पास हुए, तेरे को छोड़ के नाक कटा दिया तूने। सब पूछते हैं कि अब हर्षद आगे क्या करेगा। क्या बोलूं? शादी करने की सोच रहा है? बाबा सच में मैंने वहां पे एक लड़की देखी थी। चुप, जूते मारूंगा तेरे को मैं। बोल, वो अपने आप बाहर कैसे आ गई? बोल। आई वो अपने अपने, मैंने उसे बाहर निकाला। क्या? जान से मार दूंगी मैं तुझे। क्यों निकाला? बोल ना। वो आई, मैंने कानों से सुना उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला। हाँ, बहुत तरस आ गया था। हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत चर्बी चढ़ गई। भागेगी भागेगी बोल, भागेगी भागेगी बोल, भागेगी। आई, क्या बोला वो? आ रहा है ना? बोला तो है आ रहा है। तेरा उस अंधेरे में दम घुट रहा है ना? हाँ, कौन है? कौन है? अरे आई, मैं सच कह रहा हूँ, वो गुप्ते के घर में एक लड़की है और वो उसे आई, ये सब ना उसके बहाने पढ़ाई से बचने के। मैंने अपनी सहेलियों से पूछा था, किसी को उधर कोई लड़की नहीं दिखी है। वो लड़की ना सिर्फ इसी को दिखती है, कोई लड़की नहीं है उधर। अच्छा, वहाँ कोई लड़की नहीं है। और अगर फोटो निकाल के दिखाई तो? चल ले, क्या मानूंगी। तुम दोनों चुप बैठो और खाना खाओ। और सुन, गुप्ते के घर में उसकी बीवी और उसकी माँ के अलावा दूसरी कोई भी औरत नहीं है। रेखा, क्या करें? जाए या नहीं? हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए चलिए। लड़की किधर है तू? अगर तू अंदर है तो जवाब देना। ए लड़की बोल ना। ज्यादा देर तक उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तू फटाफट सब्जी ले और घर चली जा। मैं मंदिर जाके आती हूँ, 15 मिनट में आ जाती हूँ। सुन, दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझी ना? आई,
इसको बोलो मेरा फोन कहीं से भी लाके दे। ले तेरा जासूसी का नहीं बाबा, बाबा क्या कर रहे हो? इतने बड़े लड़के को कोई मारता है क्या? हाँ माना गलती हुई है इससे, आइंदा से नहीं करेगा, मैं समझा दूंगी इसे। हर्षद बेटा नहीं करेगा ना? अच्छा समझा इसको, दूसरे की फातिंग में टांग नहीं आने का, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं, समझा? क्यों इंसान सिर्फ अपने ही घर की शांति और सफाई पर ध्यान देता है और उस बात की तरफ बिल्कुल अंधा बहरा हो जाता है जो किसी पर अपराध और अत्याचार की चीख चीख कर गवाही तक दे रही होती है। 15 साल का बच्चा हर्षद, जिसने अपने पड़ोस में ऐसा ही कुछ स्वाभाविक घटते हुए देखा था, और जब उसने उसे रोकने या जानने की कोशिश की तो उसे इससे दूर रहने की सलाह दी गई। क्यों हमारे खून में तेजी तब तक नहीं आती जब तक जुर्म या अत्याचार हमारी अपनी दहलीज लांघने नहीं पहुंच जाता, और जिसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। आई, मेरा फोन तो ये तोड़ ही चुका है, अब तेरे फोन के पीछे पड़ा था, पता नहीं किससे फोन कर रहा था, मैंने छीन के काट दिया। ये ले तेरा फोन। किससे बात कर रहा था हर्षद? सर, वायरलेस से कॉल आया, डीपी रोड पर एलआईजी कॉलोनी में कोई किसी औरत को बुरी तरह से मार रहा है। किसने फोन किया है? सर वो तो पता नहीं चला क्योंकि फोन बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। और एड्रेस? सर एड्रेस है लेकिन कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। किसी ने फेक कॉल किया होगा, फिर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत होगी। और यह भी हो सकता है कि झंझट के डर से उसने नाम नहीं बताया हो। चेक करो। यस सर। कौन है? अरे साहब आप? हमें कंप्लेंट मिली है कि तुम्हारे घर में किसी लड़की के साथ मारपीट हो रही है। लड़की? हमारे घर में? नहीं नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, मैं और मेरी बहू रहती है। क्यों, तुम्हारी बहू लड़की नहीं है? बुलाओ उसे। हाँ हाँ बुलाती। रेखा, ए रेखा। हाय। यहाँ मारपीट किसके साथ हो रही है? तुम्हारे साथ? मारपीट नहीं साहब, कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हारे अलावा और कौन रहता है इस घर में? नहीं नहीं, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं रहता है। चलो चेक कर दें। चेक करो। कोई नहीं साहब। साहब कोई नहीं। हाँ पूरा घर छान मारा, अंदर कोई नहीं है। सर सब जगह चेक किया, अंदर कोई नहीं है। तुम्हारा पति कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहता? यही रहते हैं साहब, वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आते हैं, उनको काम की वजह से घूमना पड़ता है साहब। शायद फेक कॉल होगा, हमारे वजह से आपको तकलीफ हुई, सॉरी। साहब कंप्लेंट किसने की? कंप्लेंट करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। झूठा फोन किया होगा। ठीक है चलो। अभी तसल्ली हुई तेरे को कि कोई लड़की नहीं है? सोच आई, अगर हंसा आंटी को मालूम होता कि ये फोन किया है तो कितना हंगामा करती। अभी चल इधर से। आई, तेरे को भी ऐसे ही लगता है कि मैं झूठ बोला? तेरे को भी मेरे पे भरोसा नहीं है? बेटा मैंने थोड़ी ना ऐसा कहा है मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है, लेकिन कुछ मिला भी तो नहीं ना। चल अभी पढ़ाई करने बैठ जा, नहीं तो बाबा बहुत चिल्लाएंगे। चल।
सॉरी, मुझे लगा कि आप वो नहीं हो। सॉरी। सर, लड़की की उम्र लगभग 25 के आसपास की है। किसी ने गला चीर कर उसकी हत्या की है। रिक्शा वाला जब सुबह आया, जब उसने उस बॉडी को देखा। यहाँ रिक्शा के बाहर रास्ते पे बहुत खून पड़ा है और रिक्शा में मुश्किल से ही है। लड़की का ड्रेस आगे से खून से पूरा भरा है। मुझे लगता है ये लड़की यहीं कहीं खड़ी होगी और उसका गला काट दिया होगा। खून पूरी तरह बहने के बाद जब वो मर चुकी होगी तो उसकी लाश रिक्शा में डाली होगी। सर, हमने रिक्शा ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता रिक्शा वाले ने खून किया है, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो लाश अपने ही रिक्शा में नहीं छुपाता, कहीं और डाल देता। सर, यहाँ पर काफ़ी सारी रिक्शाएं पार्क होती है और ये रिक्शा ड्राइवर पास के पार्क में ही सोते हैं। इसका मतलब खून किसी और ने किया है और लाश यहाँ रिक्शा में छुपाई है। एक काम करो, इलाके के सारे रिक्शा वालों के फ़ोन नंबर ले लो और पूछताछ करो। किसी पे जरा सा भी शक हो गया उसे उठा लो। लड़की के बारे में कुछ पता चला? मतलब उसका नाम, कहाँ की है वगैरह? नहीं सर, लड़की के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई पर्स, मोबाइल, कुछ भी नहीं। इसका फोटो सब पुलिस स्टेशन को भेज दो और ये भी देख लेना कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं। ओके सर। कौन थी ये लड़की और कौन थी वो लड़की जो संदूक में बंद थी? क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध था? और गुप्ते का इस लड़की से क्या लेना देना था? किसने खून किया था इस लड़की का और क्यों? अरे बाबा, ये वही लड़की है जो उस दिन गुप्ता के घर पे आई थी। अरे बाबा, यही है उसके घर पे आई थी, मैं इसे जानता हूँ। आई बाबा, हम एक काम करते, इसके बारे में ना पुलिस में जाके बताते। पढ़ाई पे ध्यान दे, समझे? इस बार एग्जाम्स में फेल हुआ ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा और घर से बाहर भी निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं पुलिस को बताने की, बहुत मिल जाएंगे पुलिस को बताने वाले। नाम क्या है इस लड़की का? साहब, रोशनी। तुम सब एक ही जगह काम करती हो? हाँ साहब, हम सब एक ही जगह काम करते हैं। किसके पास? मतलब मालिक कौन है? सुमन अक्का नाम है मेरा, उसी नाम से सब बुलाते हैं। ये रोशनी तुम्हारे लिए काम करती थी ना? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, कभी शानपत्ती नहीं की उसने मेरे साथ और पैसा भी बहुत कमाती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे पे कौन सा भूत आया, मैंने बेच दी उसको। क्या बेच दिया? हाँ। किसको? कब बेचा? यही 4 दिन पहले। तो उसको आशिक आता था ना, उसी को। किसको तुमने बेचा? उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ साहब, देखी हूँ ना। रणधीर शर्मा, रोशनी को क्यों मारा तुमने? सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं प्यार करता था उससे। सर, उसने एक बार बोला कि उसे वहां नहीं रहना, मैं निकाल लाया उसको वहां से। जहां से तू उसे निकाल लाया वहां से लड़की निकालना आसान बात नहीं है। सर, अक्का को पैसे दिए थे मैंने, तब जाकर उसने रोशनी को मेरे साथ जाने दिया। मतलब तूने उसे खरीद लिया था? सर, आप ऐसे कह सकते हैं, पर मेरे लिए रोशनी की आजादी की कीमत थी वो। ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे मत मार। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपए। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं उसे घर लेकर आया। आओ रोशनी, आज से ये हमारा घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। थैंक यू रणबीर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये घर, ये जिंदगी। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज और मांगू तो क्या आप देंगे? हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। मेरा एक पुराना काम अधूरा रह गया है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उसे पूरा करके वापस आऊं? मुझे लगा कि किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने गई होगी, तो मैं अक्का के यहाँ गया देखने की, क्या पता वो वहां हो, पर पता चला कि वो वहां भी नहीं आई। कहानी अच्छी बनाई तुमने, दुआ कर यही सच हो।
तुमने रोशनी को कहाँ से खरीदा? वो हमारा एक सप्लायर है ना साहब, पावड़े करके, उससे लिया। और ये रोशनी पावड़े के पास कहाँ से आई? साहब ये मेरे को नहीं पता। पावड़े का नंबर और एड्रेस देना जरा। अब ये तो मत बोलना कि तुम्हारे पास उसका नंबर और एड्रेस नहीं है। दत्ता पावड़े को बुलाइए। साहब उनको कैसे बुलाऊं? उनका तो 6 महीने पहले ही निधन हो गया है। क्या? आई काय झालं? कोण है? क्या हुआ? ये कौन है? मेरा छोकरा रोहन। नमस्कार। दत्ता पावड़े काम क्या करते थे? उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तुम लोग तो उसकी दोस्त थी ना, तुम्हें तो उसने बताया होगा यहाँ आने से पहले वो कहाँ थी। हाँ साहब, दोस्त तो थी, मगर इसके पहले वो किधर रहती थी, क्या करती थी, किसी को कुछ नहीं पता साहब। लेकिन हाँ साहब, एक बात, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो हमेशा रात को भी खोली की लाइट ऑन करके सोती थी। हाँ साहब। और साहब एक बार वो बोली थी कि उन लोगों ने उसको संदूक में काफी दिनों तक बंद रखा था। रोशनी के केस में पुलिस की छानबीन उल्टी चल रही थी। मर्डर से पहले वो रणधीर के पास और उससे पहले वो सुमन अक्का के पास थी। पर पावड़े की मौत ने इस तहकीकात की कड़ी पर रोक लगा दी, क्योंकि वही बता सकता था कि सुमन अक्का के पहले वो कहां थी और वो कौन शख्स हो सकते थे जिनका ताल्लुक रोशनी के मर्डर से हो सकता था। रोशनी अंधेरे से डरती थी, उसे भी संदूक में रखा गया था, और जिसे हर्षद ने देखा था उसके साथ भी इसी तरह से अत्याचार हो रहा था। फिर रोशनी को गुप्ते के घर से निकलते हुए भी देखा गया, लेकिन रोशनी और वो लड़की दोनों अलग थी, जिसमें से रोशनी का खून हो चुका है। तो फिर वो दूसरी लड़की कहां, उसका क्या हुआ? जादव, रोशनी की मौत 30 तारीख को 1 से 3 बजे के बीच में हुई है। उसके बॉडी में अल्कोहल पाया गया है, इसका मतलब उसने शराब पी थी। घाव उसके गले पर है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार एक नोकीला धारदार चाकू जैसा है, करीबन 2 इंच का। 2 इंच? यानी सर कोई ब्लेड जैसी चीज होगी। लेकिन सर ऐसी चीज तो लोग सुसाइड आइटम में यूज करते हैं, कोई मर्डर कैसे कर सकता है? हो सकता है ये रिपोर्ट में कुछ गलती हुई होगी, फिर से पोस्टमार्टम करवाओ, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लाओ, कुछ गड़बड़ हुई होगी। ओके सर। सर, एक औरत और एक लड़का आया है, रोशनी केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैंने उनको बाहर बिठाया है। बसा बसा। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? साहब ये मेरा बेटा है हर्षद, इसको आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा, क्या बताना चाहते हो? जी? तुम कौन हो? यहाँ पे तो 2 औरतें रहती है ना? जी, मेरा नाम परेश गुप्ते है, ये मेरा ही घर है। बोलिए। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने किसी लड़की को संदूक में कैद करके रखा है। क्या साहब, ऐसी जानवरों जैसी हरकत कोई कैसे कर सकता है? हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, पता चल ही जाएगा। चलो। सर, यहाँ एक संदूक था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, मैंने खुद देखा था पिछली बार। सर अभी क्या, यहाँ कभी कोई संदूक नहीं था। हाँ साहब, ये सच कह रहे, यहाँ कोई संदूक नहीं है। तुम्हारी माँ जी वो कहाँ है? साहब वो तो 4 धाम की यात्रा के लिए गए हैं। 4 धाम? जादव, ये बहुत ठग लोग हैं।
आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। हमें यह साबित करना पड़ेगा कि ये रोशनी को जानते थे, तभी मुंह खोलेंगे। सर, रिकामी ने इसके घर पर संदूक देखी थी। किसी लड़की को संदूक में छुपा कर रखना कोई छोटी जगह पे नहीं पॉसिबल। इलाके के सारे टेम्पो सर्विस वालों से पूछताछ करो कि पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी संदूक कहीं से शिफ्ट की है क्या। ओके सर। सर, हमने सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी कोई संदूक शिफ्ट नहीं किया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। यादव, अब ये कंफर्म है कि रोशनी का कत्ल 2 इंच के चाकू से ही हुआ है और कट राइट से लेफ्ट की तरफ है। सर, इसका मतलब है कत्ल करने वाला हर काम के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करता है और परेश अपना हर काम सीधे हाथ से करता है, मतलब वो लेफ्टी नहीं है। 2 इंच का चाकू और लेफ्टी कातिल। वो बच्चा है ना हर्षद, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। हर्षद बेटा, ठीक से साफ साफ याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब रोशनी को तूने परेश के घर से बाहर निकलते हुए देखा था? सर, मैंने उसे सिर्फ एक बार नहीं 2 बार देखा था। 2 बार? मतलब? हाँ सर, पहली बार जब मैंने उसे गुप्ता के घर से निकलते हुए देखा तो मुझे लगा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने छत पे देखा था, पर वो ये थी, वो नहीं। अच्छा, दूसरी बार जब देखा तो क्या हुआ था? दूसरी बार भी वो वहाँ आई थी, पर वो तीसरे नंबर की गली है ना, वही के किसी घर में वो चली गई। तीसरी नंबर की गली? कौन सा घर? अरे आई, वो अकड़ूस आदमी है ना जिसके घर में मैंने बॉल मारी थी और वो चिल्लाने के लिए अपने घर पे आया था। कौन, पावड़े? हाँ, उसके बाद मैंने उसे फॉलो किया। हर्षद बेटा, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? जानबूझ के छुपाई थी? छुपाई नहीं सर, पर वो जो पहले लड़की थी ना, वही मेरे दिमाग में आ रही थी, वो जो संदूक में बंद थी। और वैसे भी बाबा बोलते हैं कि किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, तूने ये गले में क्या पहना है? ये फैशन है सर, स्कूल का हर एक बच्चा ऐसे कुछ भी पहन के घूमता रहता है। अच्छा, दिखाओ तो, हम भी तो देखें क्या फैशन चल रहा है आजकल। साहब, मैंने इसको बहुत बार बोला ये ऐसे मवाली की चीजें मत पहना कर, सुनता ही नहीं है मेरी बात। कौन कहता है ये पहनने से कोई मवाली होता है? ये तो हीरो है हमारा। रोशनी यहाँ आई थी तुम्हारे घर पर और कुछ देर बाद तुम्हारे घर से वो चली गई, तुम उसके पीछे गए। अब असलियत तुम हमें बताओगे या तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूं और खुद उगलवाऊं? सर, आपको किसी ने कुछ गलत बता दिया है। रिकामी, इसको गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन लेके चलो। इसकी 4 झूठी बातें सुनकर अभी सच्ची बात का इंतजार नहीं कर सकते हम। नहीं सर। और इसे इतना मारो कि इसकी हड्डी का एक इंच हम एक्सपोर्ट कर सके। सर, ऐसा मत कीजिए सर। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं तो। साहब, इसके बाबा भी नहीं रहे, यही एक मेरा सहारा है साहब, इसको मत लेके जाओ साहब। अरे क्या पूछ रहे? जो विचारते थे बोलना, बोलना क्या नहीं तू? रोशनी मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल? क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने उसे बेचा था और इस काली करतूत के बारे में हमें कुछ नहीं पता था।
इसी बात के लिए वो मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती थी, वो सबको बता देती, तो इस मोहल्ले में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता साहब। इसीलिए उसका मुंह बंद रखने के लिए मैंने उसे पैसे दिए, और उस दिन वो पैसे लेने के लिए यहाँ पे आई थी। और फिर तुम उसके पीछे गए उसे मारने के लिए? नहीं नहीं सर, मैं तो अपने काम से निकल गया था। तुम्हारे घर के सर्च वारंट है मेरे पास, जल्दी से इसके ऊपर साइन करो। सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। साइन करो। कर दे बेटा। पूरे घर की तलाशी लो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। सर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें डाउट हो। सर मैं तो पहले ही बोला था इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, आप बेकार ही छानबीन किए जा रहे हैं। चलो ये गले में क्या है तेरे? लेटेस्ट फैशन है ना? अरे सर ये तो ऐसी आर्टिफिशियल चेन है, ये लॉकेट है। निकालो जरा, निकालो। ये लीजिए। लेफ्टी हो तुम? जी हाँ, पर क्यों? इसका जवाब तुम दोगे। मेरे साथ रहने के बाद भी उसने अब धंधा करना नहीं छोड़ा। जब मुझे शक हुआ तो उसका पीछा किया मैंने। मैं ये देख के बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। जब वो वापस लौटी तो उसे ये तक याद नहीं था कि आज 30 तारीख को मेरा बर्थडे है। मैंने उसे याद दिलाया, उसे पार्टी के बहाने रेस्टोरेंट लेके गया जहां मैंने उसे शराब भी पिलाई। वापस आते वक्त मैंने गाड़ी खराब होने का नाटक किया। यार ये गाड़ी अचानक से क्यों खराब हो गई? अब चलो कोई बात नहीं, हम ऑटो से घर चलते हैं। तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, हर चीज की जल्दी रहती है। जल्दी से प्यार किया, जल्दी शादी करना चाहते थे, जल्दी से उसे मार भी डाला बिना उसे पूछे कि सच क्या है और जाने। सच मतलब? वो बदला लेना चाहती थी उन लोगों से जिन्होंने उसकी ये हालत बना दी और उसे इस जगह पहुंचाया। हाँ ये बात जरूर है कि उसका तरीका गलत था, वो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वजह उसे हमारे पास आना चाहिए था। रिका में ले जाओ उसको। एक और लड़की है जिसे हमें रोशनी बनने से बचाना है। जादव, गुप्ते ने जिस लड़की को कैद किया है उस तक हमें रोशनी बनने से पहले पहुंचना है। पीछे करो। अरे कहाँ है तुम लोग? मुझे यहाँ बंद करके किधर गए थे तुम लोग? आई तेरे को क्या मालूम, हम लोगों को पुलिस उठाकर ले गई थी। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि रोशनी का कातिल पकड़ा गया और पुलिस ने हम लोगों को छोड़ दिया।
आई, जो होना था वो हो गया। महक किधर है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या करना है ठीक होने से? 6 महीने हुए परिस के साथ सोती है, लेकिन अभी तक पेट से नहीं हुई। ऐसा लगता है पहले वाली जैसी ये भी वांझ निकली। अब क्या करें? अब कोई और लड़की देखनी पड़ेगी। रोशनी को तो पावड़े ले गया था, वो भी मर गया। अब इसे किसको दें? कौन है आप? क्या चाहिए? कुछ नहीं। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, मैंने सब इंतजाम किया है। इस ड्रम में उसको डालते हैं और ऊपर से ये तेजा फेंक देते हैं। 2 दिन में हड्डियां गल जाएगी, फिर बची हुई हड्डियां इधर उधर फेंक देंगे। अभी कौन आया है? आई, आवाज मत कर। तुम लोग अंदर जाके छुप जाओ, मैं देखता हूँ। चल 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 चल, चल। हाँ, क्या काम है? किससे मिलना है? वो आपसे ही काम था। अच्छा ठीक है, बाद में आना बेटा। हाँ जाओ, बाद में आना। अंदर और 2 लोग हैं, उनको भी पुलिस स्टेशन लेके चलो। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो ना। चलो। अरे अरे अंदर आना बेटे। यही लड़की थी जिसको तुमने देखा था? हाँ सर, यही थी। शुक्रिया। प्लीज। हमने नहीं, इस बच्चे ने, हर्षद ने बचाया तुम्हें। साहब, बच्चा नहीं है हम लोगों को। उधर गांव में सब लोग बाप दादा की जायदाद बांट रहे थे। हम लोगों से बोले कि तुम लोग क्या करोगे इसका? औलाद तो है नहीं। साहब, इसलिए रोशनी को हम लोग लेके आए थे, पर वो भी कभी मां नहीं बन पाई, इसलिए मजबूरन हमको उसको पावड़े को बेचना पड़ा साहब। अभी तो ऐसा लगता है साहब, भगवान की यही मर्जी है, मेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। काश भगवान की मर्जी तुम लोगों को पहले समझ आती, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। वैसे भी और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जेल में वंश आगे नहीं बढ़ सकता। हर्षद और विमला ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को लेकर भी सजग होना चाहिए। इस जिम्मेदारी का एहसास किसी की जान बचा सकता है, जैसे कि हर्षद ने महक की जान बचाई। परेश, रेखा और हंसा गुप्ते को महक और रोशनी को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार करने के लिए, और रणधीर, जिसके प्यार में विश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसे रोशनी के कत्ल के लिए कड़ी सजा सुनाई गई है। आज का ये केस हमें ये सीख देता है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचें, और अगर कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो पहल करें उसे दूर करने की, उसे रोकने की। हो सकता है कि किसी को उसकी जिंदगी का तोहफा वापस मिल जाए, महक की तरह। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। सॉरी यार श्रेया, इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊंगा। कल एक अर्जेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंस आ गई है और उसके बाद बहुत सारा काम है यहाँ पर, तो लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड ही आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। क्या कहा तुम्हारे मिस्टर ने? लॉटरी लगी है। इस सैटरडे संडे भी हम साथ रहेंगे, क्योंकि द ग्रेट मिस्टर अविनाश को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है।
हमें प्यार करने से। इस लड़की ने परेशान करके रखा है मुझे। अब क्या हुआ तुझे? चैन से नहीं रह सकती? क्या कर रही हो? बच्ची है वो। बच्चों यहाँ देखो, इसे रोते नहीं। मेरा गुड गर्ल ना। ये देखो अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, चॉकलेट। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। एक तो ये है और दूसरा इसका बाप। इन दोनों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। तुम इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में। शादी की बुनियाद भरोसे की नींव पर टिकी होती है, और जब यह भरोसा टूटता है तो रिश्ते बिखरने के साथ साथ जिंदगियां भी बिखरने लगती हैं। श्रेया का पति अविनाश एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और काम के सिलसिले में उसे अक्सर शहर से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन अविनाश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी पीठ पीछे श्रेया अक्षत के साथ अपना अफेयर चला रही थी। वो अक्सर अविनाश की गैर मौजूदगी में श्रेया के पास आता था और उनकी इसी नजदीकी का बुरा असर उनकी बेटी रिया पर पड़ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जाती थी कि जब उसके पापा नहीं होते थे तब कोई और उसके घर आता था और उसके पापा की जगह लेता था। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी, मजबूर थी। और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर श्रेया और अक्षत के प्यार का इस सिलसिला चलता रहा। अविनाश तुम कब आए? जस्ट अभी अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, तो जैसे ही पता चला ट्रिप कैंसिल हो गई, झट से पैकिंग की और फट से आ गया। अच्छी लगी ना सरप्राइज? काश तुम्हें ऐसे सरप्राइज देने ही ना पड़ते। I mean, तुम्हें यहाँ से कहीं जाना ही ना पड़े। हाँ यार, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। तुम फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या बस? ये आवाज कैसी? श्रेया, ये खिड़की खुली क्यों रखी है? बिल्ली उल्ली घुस जाएगी अंदर। अब तुम भी क्या इस खिड़की के पीछे पड़े हो? इतने दिनों बाद तो आए हो, चलो ना तुम जल्दी से फ्रेश हो लो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ वक्त। ओके। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। अच्छा हुआ सही टाइम पर पता चल गया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या? हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? क्या 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 देख लिया तुमने? हाँ? अच्छा, तुम क्या चाहती हो? पापा नहीं जाए? बेटा, पापा को जाना होगा, उन्हें काम है ना, तो जाने दो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पापा अपनी राजकुमारी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो अविनाश? ये तो बच्ची है, जिद तो करेगी ही ना। काम जरूरी है, तुम्हें जाना होगा। रिया से जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। चलो बेटा। हेलो हेलो, वो गया ना? नहीं गया। इस रिया की बच्ची ने सब बिगाड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करूं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अविनाश को सब बता ना दे। अब तो कुछ करना ही होगा। बाहर के फिंगरप्रिंट्स को फोर्सफुली वाइप आउट करने की कोशिश की गई। एक्सीडेंटल केसेस तो हो रहे हैं सावन, लेकिन कोई कार के हैंडल से फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाएगा? प्रोबेबली ये मर्डर। मर्डर? लेकिन मेरी बेटी का मर्डर कोई क्यों करेगा, किस लिए सर? वही तो पता लगाना है। ये एक सोचा समझा मर्डर। इस बच्चे को पहले बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया गया ताकि वो निढाल हो जाए और दम घुटते वक्त स्ट्रगल ना कर सके। इस जहर ने उसकी नर्वस सिस्टम को कमजोर कर दिया और बाद में कार में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। सफोकेशन की वजह से कार में छोटे बच्चों की मृत्यु के बहुत से वाकये सामने आते हैं, पर ज्यादातर ये केसेस एक्सीडेंटल होते हैं जो लापरवाही की वजह से होते हैं। लेकिन रिया के केस में ये सब जानबूझकर किया गया था। एक प्लान्ड मर्डर को एक हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। उसे कार में लाया गया, लॉक किया गया और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ये समझ गई थी कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, और क्योंकि मर्डर घर के अंदर हुआ था इसलिए पुलिस ने सबसे पहले अविनाश के घर पे रेगुलरली आने जाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। कब से चौकीदारी कर रहे हो? 10 साल हो गए साहब। उस रात ड्यूटी पे थे? जी साहब। कुछ अजीब लगा? कोई आवाज या कोई स्पेशल मोमेंट? मैंने वहाँ कोई आवाज नहीं सुनी। तुम उनके घर आते जाते थे ना? हाँ साहब। श्रेया मैडम कभी कभी मुझे बुलाती थी। कभी कोई सामान लाना होता है, कभी रिया बीबी को घुमाना होता है, क्योंकि रिया बेबी बहुत रोती थी। मैं उसको घुमा के लाता था तो वो चुप हो जाती थी। रोती क्यों थी? साहब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से श्रेया मैडम बहुत परेशान रहती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते साहब। कब से काम कर रही हो? साहब 4 साल से। कभी कोई झगड़ा? नहीं साहब, झगड़ा क्यों होगा भला? साहब टाइम पे पगार दे ही देते थे। कितने बजे आती थी तुम काम के लिए? सुबह शाम 2 टाइम। मेम साहब कभी कभी आने के लिए मना कर देती थी। साहब घर पे नहीं होते थे ना, तो घर पे कोई काम ही नहीं पड़ता था करने के लिए। अच्छा, ये जो इनकी बेटी है रिया, इसके साथ सब ठीक से पेश आते थे? जी साहब, पर मेम साहब बच्चे को कभी कभी डांट देती थी। वो भी क्या करे बेचारी, बच्ची को लेके वो बहुत परेशान थी। भगवान किसी भी बच्चे को ऐसी बीमारी ना दे। सर, अविनाश के घर से फोन आया है, कोई सामान गायब नहीं। तुम जाओ। जी अक्सर घरेलू नौकर ऐसी वारदात को तब अंजाम देते हैं जब पैसे टाइम पर ना मिले या चोरी का लालच हो। ये दोनों बातें नहीं हुई तो टीचर मोहन आ गए?
हाँ सर, आया बाहर बैठे। बुलाओ। हो सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। बैठो। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सिर्फ इतना बताओ कि वहां क्या पढ़ाने जाते थे? वो तो ठीक से बोल सुन भी नहीं सकती थी। सर एक्चुअली मैं स्पेशल किड्स को ही ट्रेंड करता हूँ। ऐसे बच्चे बोल नहीं पाते तो उन्हें स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। मर्डर का तरीका भी स्पेशल था। वारदात वाले दिन कहाँ था? सर मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ, घर पर था। सर मैंने रिया के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया था। तो कत्ल से पहले अलीबाई भी तैयार था। रोज वहां जाते थे तुम, तो हादसे से ठीक 3 दिन पहले छुट्टी क्यों ली? सर मैंने तो आपसे कहा मेरी तबीयत खराब थी। सर आप चाहिए मेरे डॉक्टर से पूछ लीजिए, मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए, मुझे वायरल था सर मैं तो 3 दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। सर ये सही कह रहा है। मैंने पड़ोसियों से और डॉक्टर से तफ्तीश की है। शख्सियत का क्या हुआ? वैसे करते क्या हैं आप? सर मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अविनाश के घर कितना आना जाना था? रोज या कभी कभी? सर कभी कभी आना जाना होता था, कभी आते जाते बच्ची दिख गई तो जाके उसे चॉकलेट दे दिया करता था। सर वाकई में बहुत प्यारी बच्ची थी वो। हादसे की रात कहाँ थे तुम? सर उस वक्त मैं काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था। सही कह रहा है सर ये। ठीक है तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। ना मोटिव समझ में आ रहा है, ना किसी पे शक पुख्ता हो रहा है। आखिर क्यों कोई 9 साल की डाउन सिंड्रोम बच्ची को मारने की कोशिश करेगा? डॉक्टर साहब वो कौन सी दवा थी जिसे रिया को दिया गया था? केटामाइन जेड। ये मेडिसिन बहुत रेयर है, आम आदमी की पहुंच में नहीं। लेकिन किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इस तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। सावन? हाँ सर। अविनाश को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। सर आप कहना क्या चाहते हैं सर कि मैंने अपनी बच्ची की जान ली? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? मैं नहीं कह रहा हूं मिस्टर अविनाश, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत से पहले उसे बेहोशी की दवाई केटामिन जेड इंजेक्ट की गई थी। ये दवा आम आदमी की पहुंच के बाहर है, लेकिन एक एमआर के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे सर कि इस दवाई का इस्तेमाल करके मैंने खुद ने अपनी बच्ची की जान ली? हो सकता है। एक 9 साल की बच्ची की जान गई है। जब तक खूनी को सजा नहीं दूंगा ना, चैन से नहीं बैठूंगा मैं सर। और हाँ, अब आपको यह साबित करना है कि आप अपनी बच्ची की जान क्यों नहीं ले सकते। और एक बात और, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। तुम पागल हो क्या? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें पता है ना कि अविनाश निर्दोषी है। ओ, तो ऐसे कहो ना कि तुम अपने पति से डर रही हो। मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, सर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। क्या? अभी कुछ दिन पहले ही अविनाश ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी की वसीयत में अपनी पत्नी को, मतलब श्रेया को नॉमिनेट किया था। गुड, इंटरेस्टिंग। अब कड़ी मिली है। अविनाश हैमर था और श्रेया उसकी पत्नी, मतलब श्रेया उस मेडिसिन तक आसानी से पहुंच सकती। पर सर इससे क्या साबित होता है? साबित नहीं होता है साबित, सुराग मिलता है। अविनाश की मौत से सिर्फ और सिर्फ श्रेया को फायदा होने वाला था।
हो सकता है अपनी बच्ची के मर्डर में भी इसका हाथ हो। याद है मोहन और उस मेड ने क्या कहा था? इस किस्म के बच्चों के माँ बाप अक्सर अपने बच्चों से खींच जाते हैं। एक काम करो, श्रेया पर नजर रखो, वो कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है, उसके फोन रिकॉर्ड सब कुछ। हो सर। मालूम चला कि ज्यादा कहीं आना जाना नहीं था, अक्सर घर पर ही रहती थी बच्ची की वजह से। ये कॉल रिकॉर्ड से सर। सही नंबर से श्रेया के फोन पे बार बार कॉल आ रही, पहले भी इसी नंबर से आती थी। श्रेया भी इस नंबर पे कॉल करती थी सर। कमाल की बात यह है कि ये कॉल्स तब आते थे जब अविनाश घर पर नहीं होता था। अविनाश के मर्डर के बाद इस नंबर से दोबारा कॉल नहीं आया। मुझे लगता है इस केस को सॉल्व करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पता कि ये नंबर किसका है? वही अक्षत सर, अविनाश के मोहल्ले का लड़का। वॉचमैन को बुलाओ। हाँ साहब, मैंने कई बार देखा अक्षय साहब शाम को आया करते थे। उस वक्त अविनाश की गाड़ी घर पे होती थी? नहीं साहब, उस वक्त अविनाश की गाड़ी घर पर नहीं होती थी। ठीक है, तुम जा सकते। ओके सर, नमस्ते। थोड़ा मसाज का मौका हमें भी दे दो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर प्लीज मुझे जाने दो सर, प्लीज सर। शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब सच बोल पट्टा बोलता है ना, तो जुबान से सिर्फ सच ही निकलता है। जादव को बुलाओ। रुक जाइए सर रुक जाइए सर बताता हूँ सर। मेरा और श्रेया का रिलेशनशिप था सर। मैं रिया को चॉकलेट खिलाने के बहाने उसके घर जाया करता था। अविनाश जब भी टूर पे जाते थे हम दोनों बाहर मिलते थे सर। क्यों मारा रिया और अविनाश को तूने? बोल। सच कह रहा हूँ सर, मैंने अविनाश को नहीं मारा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं उसको मर्डर करने गया था सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर। वो तो पहले से मरा हुआ था। हाँ सर ये सब करने के लिए मुझे श्रेया ने कहा था सर। आज रात में अविनाश को नशे की दवा दे दूंगी और उसके बाद तुम्हें आकर उसका गला काटना है। घर की चाबी घर के बाहर पायदान के नीचे मिलेगी। जैसे कहा जाए वैसे करना और फिर गायब हो जाना। फोन भी मत करना। मतलब तूने और श्रेया ने मिलकर ये सब प्लान किया? हाँ सर प्लान किया, लेकिन मैंने नहीं मारा। मैंने सच में किसी को नहीं मारा सर।
फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जिस चाकू से कत्ल हुआ उस पर श्रेया की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और अविनाश के शरीर में वही बेहोशी की दवा है जो रिया के शरीर में थी। अब इस मास्टरमाइंड मिसेस श्रेया शर्मा से मिलते हैं। चलो। ये क्या बकवास है? मैंने अक्षत को कोई एसएमएस नहीं किया। चिल्लाओ मत। मैसेज तुम्हारे फोन से किया गया था। अगर तुमने नहीं किया तो कौन करेगा? देखिए, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम, हम सबूत की बिना पे बात करते हैं, हवा में नहीं। अब डबल मर्डर केस के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अविनाश को भी मौत से पहले वही बेहोशी की दवा दी गई थी जो रिया को दी गई थी। पहले अपनी बेटी रिया, बाद में अविनाश, दोनों का मर्डर तुमने किया। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन कीजिए। ये सब कोर्ट में साबित करना। समझा? अरेस्ट करो इसे। श्रेया का नार्को टेस्ट करवाया गया। उस टेस्ट में भी श्रेया ने यही कहा कि उसने खून नहीं किया है, लेकिन उस टेस्ट के रिजल्ट पुलिस को हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि पुलिस के पास श्रेया के खिलाफ सबूत थे और मोटिव भी साफ था। लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि अगर श्रेया ने ये मर्डर्स नहीं किए हैं तो फिर किसने किए? सर, ये फाइल देखिए। ये चाकू लो, इस डमी का गला रेत दो। सावंत, खूनी कोई और ही। गले पे जो स्लैश का मार्क है उसकी मूवमेंट के हिसाब से जिसने भी ये मर्डर किया है वो लेफ्ट हैंडेड और श्रेया और अक्षत दोनों राइट हैंडेड। एक काम करो, मोहन, वॉचमैन और मेड सबको बुलाओ अभी। सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपने घर पर बीमार पड़ा हुआ था। मैं अविनाश जी के घर तक गया ही नहीं। सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर, ये सही कह रहा है, बीमार था ये। पड़ोसी लोग पहले भी कह रहे थे और अभी भी यही कह रहे हैं कि कई दिनों से बाहर नहीं गया। फिर ये श्रेया के मोबाइल से एसएमएस कैसे कर सकता है? थैंक यू सर। सावंत, अगर कातिल इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? अब कोई नहीं बचा है। कहीं ये मामला यहीं ना अटक जाए। एक काम करते हैं, अविनाश के ऑफिस से पिछले 20 दिन का पूरा रिकॉर्ड निकलवाते हैं। उसके लैपटॉप, ईमेल, सब कुछ। उसकी बेटी के मौत के 7 दिन पहले से लेके अब तक का। चलो। सर, अविनाश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एकदम सीधा साधा आदमी था वो। अच्छा, ये अविनाश आखिरी बार ऑफिस कब आया? सर, जिस दिन उसकी लड़की की डेथ हुई थी, शायद उसके 2-3 दिन पहले, उसके बाद नहीं आया। ये सीसीटीवी कैमरास वर्किंग है? जी सर। मुझे सबकी फुटेज देखनी। देख और आगे। ठीक है, ये दोनों हाथों से? सर, यही तो खूबी थी उसकी।
वो दोनों हाथों से लिख सकता था। इनफैक्ट सर वो अपने सारे काम दोनों हाथों से कर सकता था। अच्छा, ये उस दिन उसने यहाँ से कोई सामान लिया था? आई मीन कोई स्पेशल मेडिसिन या कुछ और? हाँ सर, एक दवा के कुछ पैकेट लिए थे जो उसे कोई मेडिकल स्टोर में डिलीवर करने थे। क्या बता सकते हैं वो दवा कौन सी? केटामाइन जेड। ये तो वो दवा है जो रिया की बॉडी में मिली थी और अविनाश की बॉडी में भी। अब पता ये करना है कि उस मेडिकल स्टोर तक ये दवा पहुंची या नहीं। सर, ये केमिस्ट भी यही कह रहा है कि ये दवाई इन तक नहीं पहुंची। इसका मतलब है सावन कि हम आज तक के सबसे अनोखे केस को हैंडल करें। हाँ सर, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन रिया भी दूसरे बच्चों की तरह खेलेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, लेकिन मेरे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी अपनी माँ उससे खींची खींची रहती है, सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी समझती है। यार, कल अगर मुझे कुछ हो गया ना तो रिया का क्या होगा? अरे पागल, तुझे कुछ क्यों होगा? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है यार। क्वाइट पॉसिबल। एक्चुअली जब कोई दूसरा इंसान किसी का गला रेतता है तो घाव थोड़ा दूसरा होता है, मगर इस केस में घाव उतना गहरा नहीं है, फोर्स कम है। ये एंगल हमसे मिस होगा। पॉसिबल है ये घाव उसने खुद लगाया है। ये एक सोचा समझा मर्डर है। इस बच्चे को पहले बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, ये दोनों हाथों से? सर यही तो खूबी थी इसकी। एक्चुअली जब कोई दूसरा इंसान किसी का गला रेतता है तो घाव थोड़ा दूसरा होता है, मगर इस केस में घाव उतना गहरा नहीं है। ये एंगल हमसे मिस है। पॉसिबल है ये घाव खुद ने लगाया है। इसका मतलब अविनाश ने? जी हाँ, अविनाश ने। जरा सोचिए वो कौन था जिसकी पहुंच दवा तक थी? वो कौन था जो आपके मोबाइल से आसानी से मैसेज कर सकता था? वो कौन था जिसे आपके और अक्षत के बारे में पता हो सकता था? वो कौन था जिसकी पहुंच कार तक थी और रिया के बेडरूम तक भी? सिर्फ अविनाश। अविनाश आपसे इस बेवफाई का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके बाद रिया का क्या होगा, इसलिए उसने रिया का मर्डर कर दिया और खुद की जान ले ली। मैं बताता हूं क्यों हुआ था। क्योंकि उसने आपको आपके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था, उसे आप पर शक हो गया। फिर उसने आप पे नजर रखना शुरू कर दिया और उसका शक यकीन में बदल गया। उसके मन में बदला लेने की भावना आई। उसने प्लानिंग शुरू कर दी। इंटरनेट पे मर्डर करने के तरीके ढूंढने लगा और वो तरीका चुना जो उसकी पहुंच में था। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बेटी की जान दी। वो तुम्हारे भरोसे रिया को नहीं छोड़ना चाहता था। वो जानता था कि तुम्हारे साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने रिया को बेहोशी की दवा दी ताकि दम घुटने पर वो स्ट्रगल ना कर सके। फिर उसने आपके मोबाइल से अक्षत को मैसेज किया, जिसमें अक्षत आसानी से फंस गया, क्योंकि उसमें साफ हिदायत थी कि अक्षत कॉल बैक नहीं करेगा। उसके बाद अविनाश ने सेंट आइटम डिलीट कर दिया होगा ताकि आपको पता न चल सके। उसके बाद अविनाश ने वो जहर लिया जो उसने अपनी बेटी को दिया था, और चाकू लिया आपके किचन से जिस पर आपके हाथों के निशान थे। चाकू के मुठ पर कपड़ा रखकर अपना गला स्लैश कर लिया, और फिर जब अक्षत आया उससे पहले ही अविनाश मर चुका था। एक्सीलेंट प्लानिंग। और जानती हैं ये सब कुछ हुआ आपके धोखे की वजह से, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। एक पति ने आपको इतना प्यार दिया और आपने उसे बदले में दिया धोखा, और इसकी सजा भुगती आपकी मासूम बेटी ने। और शायद वो चाहता भी नहीं था कि उसकी बेटी की परवरिश आप जैसी औरत करे। लेकिन अब तो आपको पता चल चुका है ना कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो अब तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, अभी आप आजाद नहीं हैं, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि अविनाश ने आत्महत्या की है। लेकिन एसएमएस, चाकू पर आपके हाथों के निशान और अक्षत के कन्फेशन के बाद मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगा कि आप लोगों ने अविनाश की हत्या की साजिश नहीं की। अब बाकी की जिंदगी ये साबित करने में लगाना होगा कि आप लोग बेकसूर हैं। चलो।
ये मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है और श्रेया और अक्षत जुडिशियल कस्टडी में। अविनाश ने जो किया वो निश्चित रूप से गलत था। यदि जीवन साथी दगा कर रहा है तो उसे छोड़ देना, उससे दूर चले जाना एक कानूनन रास्ता है जो सही भी है, लेकिन इस तरह से एक बदले के लिए कानून के खिलाफ जाकर अपराध करना किसी भी लिहाज से सही नहीं। काश के श्रेया ने अक्षत के साथ अपने रिश्ते के बारे में अविनाश को बता दिया होता। काश के अविनाश श्रेया और अक्षत का सच जानने के बाद श्रेया से बात करता तो ये कहानी शायद कुछ और ही होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।